नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अवधेरी क्लासेस पर। तो आज हम देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का पेपर। तो यह सेशन क्लास 12th वालों के लिए है, ये सेशन क्लास 12th वालों के लिए है। तो इसको हम आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पेपर होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है, पहले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। सबसे पहले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। और जो अन्य पेपर होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, जूलॉजी का हो गया, बॉटनी का हो गया, तो इन सब में जो है ना, तो पहले एक ही नंबर के दिए रहते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न नंबर 1 से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर के लिए दिए रहते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो निम्नलिखित नस्लों के मूल स्थान मुख्य पहचान एवं उपयोगिता का संक्षेप में लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारी नस्ल है साहिवाल, एक गाय की नस्ल है। इसका जन्म स्थान कहाँ है? इसका जन्म स्थान जो साहिवाल का होता है मंटगोमरी है पाकिस्तान का। उसके बाद जमुनापारी, ये हमारी जो है बकरी की नस्ल है। इसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो यमुना गंगा माना जाता है, या फिर जो चंबल के बीच का क्षेत्र में इटावा होता है, या तो इटावा माना जाता है। बाकी मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है। इसका जो है मूल स्थान कहाँ है? स्पेन है। मेहसाना जो है संकर नस्ल है, भैंस की ये संकर नस्ल है। इसका जो है कहाँ पर है, ये मूल स्थान इसका कहाँ है? तो इसका मूल स्थान गुजरात का मेहसाना जिला है। उसके बाद फ्रिजवाल, ये हमारी इंडियन ICAR से विकसित की गई है। इसका मूल स्थान इंडिया है। बाकी मिनोरका एक मुर्गी की जो कुक्कुट की नस्ल है। तो जो मिनोरका का जो उत्पत्ति स्थान OP है, तो इसका मिनोरका स्पेन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो दिया है गाय, जो हमारी दुधारू गायें होती हैं, दुधारू गायों के ना गुण लिखना है। दुधारू गायों के जो गुणों का वर्णन करना है। तो जो अच्छी दुधारू गायें होती हैं, पहली बात उनके ना शरीर सुसंगठित सुव्यवस्थित होते हैं। उनके शरीर जो है सुसंगठित सुव्यवस्थित होते हैं और क्षमता युक्त होते हैं। और इसमें ना सबसे मुख्य पच्चड़, इसमें पच्चड़ की शक्ल बननी चाहिए। 3 प्रकार के पच्चड़ होते हैं, बगल का पच्चड़, सामने का पच्चड़ और ऊपरी पच्चड़। और साथ ही जो पशु हो वो सीधे स्वभाव का होना चाहिए। जो पशु होता है वह सीधे स्वभाव का होना चाहिए। और पशु का आयन ना विकसित एवं फैलाव अच्छा होना चाहिए। और पिछले टांगों के बीच ना, उनके पीछे की ओर ना थोड़ा जो है दर्पण, मतलब एक दुग्ध दर्पण होता है, छोटा होता है। आयन के पीछे ना हिस्से पर त्वचा सुकुड़न लिए हुए होना चाहिए, त्वचा सुकुड़न लिए हुए होनी चाहिए। तो इन सबको मैं करवा चुका हूँ, क्योंकि 4 लेक्चर में पूरी बुक का निचोड़ है उसमें। तो 4 लेक्चर में करा चुका हूँ। उसका 6 वीडियो जो है अपलोड नहीं हुआ है। तो जब बोलेंगे हो जाएगा उसका वीडियो अपलोड। फिर बैल गिराने की जो विधियाँ हैं, तो बैल गिराने की बहुत सारी विधियाँ हैं, मतलब 6-7 विधियाँ हैं, जिनमें से एक बैल के सिर तथा पैर की जांच के लिए किस प्रकार नियंत्रित करेंगे। तो अगर बात करें बैल गिराने की, जो सबसे अच्छी विधि होती है वो परिवर्तित रिफ्यूक्स विधि होती है। परिवर्तित रिफ्यूक्स विधि होती है। कौन सी विधि होती है? परिवर्तित रिफ्यूक्स विधि। जो परिवर्तित रिफ्यूक्स विधि होती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है बैल गिराने के लिए। तो इन सबको मैं करवा चुका हूँ। अगर आप बोलेंगे तो पेपर के एक दिन पहले, अगर आप बोलेंगे तो कल ही, यानी कि कल 27 तारीख को शाम को जो कम से कम 2 घंटे का मैराथन हो जाए, जिसमें सारे पेपर जो कम से कम 3 से 4 पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन और पूरी बुक जो है हो जाएगा उसी में। सिर्फ 2 घंटे लगेगा बस। आप लोग अगर बोले तो, नहीं तो बोलिए हम वीडियो अपलोड कर दें, आप लोग देख लेना। और साथ ही अगला प्रश्न है, एक अच्छी ओसर की वृद्धि एवं विकास के लिए। एक अच्छी ओसर क्या होती है? एक गाय होती है। एक अच्छी ओसर गाय की, मतलब जब गाय दिया रहता है, कोई पशु दिया रहता है, एक अच्छी ओसर वृद्धि एवं विकास के लिए
उचित आहार देखभाल एवं प्रबंध का वर्णन कीजिए। तो पहले देखते हैं ना ये ओसर का क्या तात्पर्य है, कि ओसर का क्या तात्पर्य है। तो ना जो गाय भैंस होती हैं, जो गाय भैंसें होती हैं, तो एक वर्ष की जो आयु होती है, एक वर्ष की आयु में जो प्रथम ब्यात की अवस्था, जो प्रथम ब्यात की अवस्था होती है, देखो गाय के एक वर्ष की आयु से प्रथम ब्यात की अवस्था तक के बच्चे, जो मादा बच्चे होते हैं ना, मादा बच्चे को ना ओसर कहते हैं। और ओसर ना भविष्य की गाय भैंस होती हैं, ये जो है मादा बच्चे रहते हैं। जो ओसर है ना, एक वर्ष जो प्रथम ब्याई नहीं रहती, जो बच्चे जिसको बोलते हैं, उसी को ना ओसर कहते हैं, और इसको ओसर कहते हैं। और बाकी जो इसका है विकास के लिए ना उचित आहार इसको मैं करा दिया हूँ, उसमें आप देख लेना, चारों लेक्चर देख लेना, आपका तैयार हो जाए काफ़ी। उसके बाद अगर बोलोगे तो अगर सिर्फ आपको कमेंट में एक्स लिखना है, बस कमेंट में सिर्फ एक्स लिखना है, जो है मैं वीडियो अपलोड करूँगा पूरे बुक का, क्योंकि सिर्फ अपलोड ही करना है बस, बाकी वीडियो पूरी तैयार है। 10 की 10 वीडियो तैयार है, इसमें से जो 4 अपलोड हो चुका है, 4 अपलोड हो चुका है, 6 बाकी हैं। तो अगर बोल देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो 6 वीडियो, जो 10 वीडियो का ना एक ही हो जाएगा। जो 10 वीडियो अपलोड एनिमल हस्बेंड्री का जो 10 वीडियो है, वो जो है एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाएगा, 3 से 4 घंटे लगेगा बस। तो इनको मैं करा दिया हूँ। जो ओसर है, ओसर को ना भविष्य की गाय भैंस कहते हैं, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। और पशुशाला को साफ एवं रोगाणु रहित ना किस प्रकार किया जाता है, इसका वर्णन करना है, तो इसको भी मैंने करा दिया हूँ। और साथ ही बात करें अगर रोगाणु रहित करने के लिए ना, तो जो पशुशाला की सब रोगाणु रहित जो है उसे की जाती है फिनॉइल से किया जाता है। फिनॉइल से, या मतलब बहुत सारे जो है इसे होते हैं जिनसे किया जाता है पशुशाला की सफाई। और पशुशाला की सफाई कब की जाती है, तो जैसे हो गया, जैसे कब एक पशुशाला की सफाई मतलब सामयिक की जाती है, उसके बाद असामयिक की जाती है, और उसके बाद आकस्मिक होती है। एक सामयिक होती है, एक सामयिक होती हैं जो निश्चित समय पर की जाती हैं। उसके बाद एक आकस्मिक होती हैं, आकस्मिक होती हैं, क्या होती हैं, आकस्मिक होती हैं। जैसे कोई अचानक से किसी पशु को रोग हो गया या फिर वो मर गया, तो उस समय की जाती है आकस्मिक जो है आकस्मिक सफाई की जाती है। बात की एक गाय की आयु ज्ञात करने का, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मतलब हमेशा है कि आता ही आता है, पशुओं के दांत से संबंधित एक प्रश्न हमेशा आता है, हमेशा नहीं आता ही है, इसमें 100% है। दांतों की आयु मतलब दांतों द्वारा आयु ज्ञात करने की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जो दांत होते हैं, बात करें इनमें दांत कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें एक अस्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं। तो गाय का जो अस्थायी दांत होता है, गाय भैंस का अस्थायी दांत जो होता है, तो कैसे लिखा जाता है पहले, तो पहले लिखा जाता है इंसीजर, केनाई, प्रीमोलर और मोलर। तो ये दांत लिखने का सूत्र होता है। और साथ ही तो इसमें जो है इंसीजर जो ऊपरी दांत में नहीं होते हैं, प्लस केनाई एब्सेंट होते हैं, ये अस्थायी दंत सूत्र है। उसके बाद प्रीमोलर ऊपरी जबड़े में 3 जोड़ी होते हैं, निचली जबड़े में 3 जोड़ी होते हैं। और मोलर जो है ये भी 3, ऊपरी जबड़े में 3 होते हैं, निचली जबड़े में 3 होते हैं। तो टोटल कितना हुआ, इधर हो गए 4, केनाई तो एब्सेंट रहता है, और 6 6 12, 12 4 16, 16 दूनी 32 हो गया। टोटल कितने दांत हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। ये कितना है, ये जो है अस्थाई है, ये अस्थाई दंत सूत्र है। 32 जो है अस्थाई दंत सूत्र है, ठीक है। और जो अस्थाई होता है उसमें जो है मोलर्स नहीं रहते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, दुधारू पशुओं के लिए दलहनी जो हरे चारे का महत्व लिखिए, ये हो गया। और कृषि में पशुशाला का महत्व लिखिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है जो कृषि में पशुशाला, क्योंकि जुताई होता है अधिकतर इसी से की जाती है, या वाहन संबंधित जो कार्य होते हैं जो लेकर जाते हैं उस मतलब वो भी इसी से की जाती है। गाय में थनैला रोग का इलाज लिखिए, इसको मैं करा चुका हूँ, काफ़ी आसान भाषा में, एकदम सिंपल शब्दों में करा चुका हूँ। फिर अगला प्रश्न है, फार्म पर अभिलेख रखने के 4 उद्देश्यों को बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है हमारा, 2 नंबर का, कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो गाय जो फार्म पर अभिलेख रखे जाते हैं उससे हमें यह पता चलता है कि
जो पशु है कितना चारा खा रहा है, पशु की स्वास्थ्य कितनी है, और साथ ही पशु जो है, जो हमारा पशु है वो कितना दूध दे रहा है, पशु जो है कितना दूध दे रहा है, ये हो गया। और साथ ही पशु कितने समय में मतलब ब्याह रहा है, पशु ब्याने के बाद कितने समय तक, कितने दिनों तक दूध देता है, तो इस सबका जो है हमें अध्ययन होता है। और पशु में जो कर्मचारी होते हैं उनके स्वभाव का पता चलता है कि वो मतलब चोरी तो नहीं कर रहे हैं, और पशु का काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान है, और फिर काफ़ी महत्वपूर्ण है उद्देश्य है इसका रखने के लिए, और जो है लेख रखने का काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और कृषि पर जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, कृत्रिम गर्भाधान के लाभ बताइए। तो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा ना जो उन्नत नस्लें हैं ना, उन्नत नस्लें पैदा की जा रही हैं, जो मतलब जैसे देसी होती है ना, देसी गायों की जो दूध क्षमता होती है, दूध उत्पादन क्षमता होती है, वो काफ़ी कम होती हैं, काफ़ी कम होती हैं। तो इसलिए ना टीका मतलब और साथ ही ना साथ ही जो कृत्रिम गर्भाधान है, इस विधि से जैसे कि कोई लूली, लंगड़ी या अपंग गाय होती हैं, उनका भी गर्भाधान कराया जा सकता है। और साथ ही इसमें श्रम और पूंजी कम लगती है। कैसे कम लगती है? क्योंकि बैल पालने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, बैल पालने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, बैल पालने की, एक ही दो बैल पालते हैं। और साथ ही और अगला देखिए, खरल व मूसली का प्रयोग लिखिए। जो खरल और मूसली है, इसका प्रयोग जब दवाओं में अधिकतर जब जाते हैं दवा लेने, तो देखते होंगे कि ये कैसे होता है, कटोरी नुमा, ऐसे कटोरी नुमा होता है। और इसमें से एक छोटा सा होता है जिससे जो है एक कूटते हैं दवा, जिससे से दवा कूटते हैं, तो इसको खरल और मूसली कहते हैं। इसको मैं एकदम अच्छे से भी कराया हूँ। बात है गर्भ रक्षा आहार, इसको भी मैंने करा दिया है, और उसमें देख लीजिएगा। और रोमंथी पशुओं में अस्थायी दंतसूत्र लिखिए। अभी मैंने बताया रोमंथी पशुओं का अस्थायी दंतसूत्र बताया, कितना होता है, इंसीजर, केनाई, प्रीमोलर और मोलर। तो जो अस्थायी होता है, अस्थायी ऊपरी जबड़े में केनाई, जो इंसीजर होते हैं एब्सेंट होते हैं, केनाई भी इसमें नहीं होता क्योंकि मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं में होता है। साथ ही जो प्रीमोलर है, ऊपरी और निचली जबड़े में 3-3 जोड़ी होते हैं। जो मोलर है, मोलर निचली और ऊपरी जबड़े में 3-3 होते हैं। तो अगर इनको काउंट करेंगे तो 12 4 16 दांत हो रहे हैं। कितने दांत हो रहे हैं? 16 दांत हो रहे हैं। तो 16 हो रहे हैं, 16 से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपरी जबड़े में दाएं और बाएं भाग में कितने होते हैं? 4 मतलब 4 जोड़ी होते हैं। ये 4 जोड़ी है, ये भी 3 जोड़ी है, ये 3 जोड़ी है। तो अगर टोटल दांत लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 3-3 जोड़ी होते हैं दाएं और बाएं भाग में, यहाँ पर भी 3 होते हैं, और साथ ही यहाँ पर भी 3 होते हैं। अगर ऐसा काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो है 16 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 16 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देखेंगे 8 यहाँ पर हो गया, 12 यहाँ पर हो गया, 12 24 और फिर 8 32 हो जाते हैं। अस्थायी दंतसूत्र यही होता है। इसके बाद अगला है 12 नंबर, 1 नंबर के लिए प्रश्न है हमारा। तो निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए एवं उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, क्योंकि OMR की सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं। 10th के बाद जो है OMR नहीं रहता है, OMR नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्रवर्धक है? कलमी सोरा है, आयोडीन है, तुतिया है, या फिर बोरिक एसिड है? तो कौन सा है? तो मूत्रवर्धक कौन है? तो कलमी सोरा जो है मूत्रवर्धक होता है, कलमी सोरा मूत्रवर्धक होता है। फिर रोमंथी पशुओं के, जो रोमंथी पशु होते हैं, उनके पेट का कौन सा भाग ओमेजम कहलाता है? तो ओमेजम कौन सा भाग कहलाता है? तो चारों भाग देखिए। तो जो प्रथम भाग रूमेन कहलाता है, द्वितीय भाग रेटिकुलम कहलाता है। पहले यहाँ पर देखिए, रूमेन कहलाता है, रूमेन, यहाँ पर रेटिकुलम कहलाता है, रेटिकुलम। जो द्वितीय भाग है रेटिकुलम कहलाता है, रेटिकुलम कहलाता है। उसके बाद जो तृतीय भाग है वो ओमेजम कहलाता है, और जो चतुर्थ भाग होता है वो एबोमेजम कहलाता है, एबोमेजम कहलाता है, ठीक है। चतुर्भाग जिसे जठराशय कहते हैं, चतुर्भाग को जठराशय कहते हैं हिंदी में। देखिए इसे रूमेन कहते हैं, इसको द्वितीय भाग को जलिका कहते हैं, इसके बाद इसको भज्जिका कहते हैं, और इसको जठराशय कहते हैं। तो विदेशी गाय का
वैज्ञानिक नाम है, विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो बॉस इंडिकस जो है इंडियन काऊ का जो है नाम है बॉस इंडिकस, जो इंडियन गाय होती हैं। और बॉस टाउरस जो है, जो बॉस टाउरस है, ये विदेशी गाय हैं। कौन सी गाय हैं? ये विदेशी गाय हैं। बॉस टाउरस विदेशी गाय हैं। और साथ ही ओबीसेरिस भेड़ की होती है। और कैपरा हिरकस जो कैपरा हिरकस है, ये बकरी का होता है। और इसमें ना कैप्रिक एसिड जो होता है ना, जो बकरियों के दूध होता है उसमें कैप्रिक एसिड के कारण दुर्गंध आती है। बात करें मेरिनो भेड़ का जो है मूल स्थान कहाँ है? मेरिनो भेड़ का मूल स्थान कहाँ है? इंग्लैंड है, अमेरिका है, या फिर स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड किसका है? जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड ब्राउन स्विस गाय का जो मूल स्थान होता है। किसका? ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान होता है स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस गाय का जो है, ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान होता है स्विट्जरलैंड। बात ही जो मेरिनो का है, मेरिनो भेड़ का जो मूल स्थान है ये स्पेन होता है, मेरिनो स्पेन। अगला प्रश्न है, गंगा तीरी गाय में गर्भकाल होता है। गंगा तीरी जो गाय होती है इसमें गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो गंगा तीरी जो गाय होती है इसमें गर्भकाल कितने दिन को? 145 दिन में होती है। ये बकरी का होता है, 150 दिन भेड़ का होता है, या फिर 280 दिन होता है। किसका होता है? गाय का होता है। 280 दिन गाय का होता है। 280 दिन है, 83 दिन है, हम 280 दिन पे 83 दिन पे मार सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाले के जो पेपर बनाते हैं उनके ऊपर होता है कि 280 दिन दे रहे हैं या 283 दिन दे रहे हैं। लेकिन साधारणतः बुक में 283 दिन है जो बुक है, या फिर कहीं हम अगर पढ़ते हैं तो जो है 283 दिन ही मिलता है उसमें, जो गाय का जन्म मतलब गर्भकाल। और इसका राइट ऑप्शन हो गया 280 दिन। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना ये भी एक नंबर का आता है, टोटल 50 नंबर का आता है। तो होता है नाभिक रज्जु, जो नाभिक रज्जु होती है ना, काटने के बाद उपयुक्त दवा तो टिंचर आयोडीन लगाते हैं। 1 किलोग्राम भैंस के दूध से पनीर प्राप्त होता है, कितने ग्राम प्राप्त होता है? तो 200 ग्राम प्राप्त होता है, लगभग 200 ग्राम पनीर प्राप्त होता है। 200 ग्राम, सॉरी ग्राम, किलोग्राम नहीं ग्राम, 200 ग्राम पनीर प्राप्त होता है। कितने? 1 लीटर 1 किलोग्राम दूध से। उसके बाद साइलेज वाली फसलों में ठोस पदार्थ की मात्रा लिखी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि जो भैंस में है, भैंस का ऋतु चक्र कितने दिन का होता है? जो भैंस होता है उसका ऋतु चक्र कितने दिन का होता है? तो 24 से 48 नहीं, इसमें जो ऋतु चक्र है, एक माता चक्र होता है, एक मत चक्र होता है, एक ऋतु चक्र होता है। एक मत चक्र होता है, एक ऋतु चक्र होता है। तो अगर जैसे पूछा जा रहा है कि मत चक्र कितने दिन का होता है, मत चक्र कितने दिन का होता है, तो क्या बताएं, क्या लिखेंगे? तो कितने दिन का होता है? तो होता है 19 से 26 दिन का होता है, 26 दिनों का। तो ठीक है, 19 से 26 दिनों का होता है। अगर अगर ऐसा पूछ रहा है कि जो गाय होती हैं, गाय में हीट में आने का समय, गर्मी में कितने दिन, भैंस जो होती हैं गर्मी में कितने समय तक आती हैं, या फिर कितने समय में गर्मी, जो भैंस होती हैं गर्मी में रहने का समय कितना होता है? तो 24 से 48 घंटे होता है, 24 से 48 घंटे होता है। बाकी यहाँ पर हो जाएगा 19 से 30, मतलब 19 से 26। समानता जो है पूछ डॉट पशु में काटा जाता है। तो पूछ काटने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। और किसमें काटा जाता है? तो भेड़ में काटा जाता है। तो यह भेड़ में काटा जाता है। तो ये था हमारा काफ़ी अच्छा एक पेपर था, जिसको हम अच्छे से जो इसको एनालिसिस किए हैं। और साथ ही अगर आप बोलेंगे सिर्फ कमेंट में करना है कि क्लास इसकी क्लास, तो तुरंत मतलब कल 27 तारीख को एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी, इसके मतलब फुल सोल्यूशन के साथ। वैसे तो मैंने सभी करा दिए, लेकिन एक मैराथन हो जाएगा, जिसमें जो है ये सभी क्वेश्चन अच्छे से अटेंड रहेंगे। तो सिर्फ आपको कमेंट करना है बस, और वीडियो में एक लाइक और अपना थोड़ा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं एक अगले मॉडल पेपर के साथ।